स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 3। हम लोग पहले क्लास में देखे थे चैप्टर 2 हिस्ट्री का। ओके, तो पहले हम लोग चैप्टर 2 में पढ़े थे कि कैसे बंगाल पे कब्जा किया गया अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश और मराठा तीनों पे कब्जा कर लिया गया भारत में अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद अंग्रेज लोग सोचे कि हम लोग किसान लोग को कैसे ग्रामीण जीवन और समाज में हम लोग अपना वर्चस्व कैसे स्थापित करें। तो हम लोगों को पढ़ना है ग्रामीण जीवन और समाज। चैप्टर 3 है ग्रामीण जीवन और समाज। ग्रामीण जीवन और समाज। तो 17वीं सदी में जो ग्रामीण जीवन था वो पूर्ण रूप से खेती पर डिपेंडेंट था। सभी लोग खेती करके अपना गुजारा करते थे। इसमें भी बहुत सारा समाज बटा हुआ था, ऊपरी दर्जे का था, निचले दर्जे का था। बहुत सारे जमींदार लोग थे। जमींदार बहुत सारे जो थे मनसबदारी प्रथा निभा रहे थे। बहुत सारा प्रथा था, हम लोग देखेंगे। महलवाड़ी व्यवस्था पढ़ेंगे जो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। अंग्रेज को के द्वारा फिर भू राजस्व व्यवस्था लाया गया। तो हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि कैसे किसानों तक अंग्रेजों का पहुंच हुआ। किसानों तक अंग्रेजों का पहुंच कैसे हुआ, किसान तक अंग्रेज कैसे पहुंचे, किसानों के ऊपर कैसे दमनकारी नीति अपनाया गया, किसानों से उनका जमीन हड़प लिया गया। बहुत सारे किसान जो कि जमींदार होते थे, जो अपना जमीन पे खेती करते थे, उन लोगों को लगान देने के लिए, टैक्स देने के लिए अपना जमीन बेचना पड़ा। कैसे मजदूरी करके भी ऊपर से कर्ज लेके अंग्रेजों को देना पड़ा लगान, ये सब हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, फर्स्ट जो पॉइंट पढ़ेंगे वो है कंपनी का आय। कंपनी का आय पहले क्या होता था, जैसे यूरोप से जो आए हुए थे यहाँ व्यापार करने के लिए, तो यहाँ का जो सामान खरीदता था अंग्रेज लोग, वो क्या करता था, यूरोप से सोना और चांदी लाता था सामान खरीदने के लिए। स्टार्टिंग में क्या करते थे, 17वीं शताब्दी में लंदन से सोना और चांदी लेके आता था कंपनी। भारतीय समाज को खरीदने के लिए, भारतीय सामान को खरीदने के लिए लंदन से सोना और चांदी लाया जाता था 1765 से पहले। 1765 के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे उन लोगों को लगा कि हम सोना और चांदी से सामान खरीद के जाते हैं, यहीं कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि हम लोगों को मनी नहीं लाना पड़े, पैसा नहीं लाना पड़े, फ्री में हम लोग सामान ले जाएं, और कैसे ग्रामीण जीवन पर अपना वर्चस्व स्थापित करें। दूसरा पॉइंट है अंग्रेज का जो राजस्व व्यवस्था था वो कैसा था। तो अंग्रेज के द्वारा जो भू राजस्व व्यवस्था सर्वप्रथम बंगाल में लागू किया गया आप लोगों का 1793 ईस्वी में। ये अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। अब हम लोग समझेंगे कि अस्थाई बंदोबस्त क्या था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना पैठ जमा चुकी थी। उसके बाद ग्रामीण जीवन और समाज में उन लोगों को आना था, समाज के लोगों को गुलाम बनाना था, ग्रामीण जीवन में अपना दखल देना था। ग्रामीण जीवन से जो सबसे पहला मुनाफा हुआ अंग्रेजों को, क्या मिला, लगान, टैक्स मिला। टैक्स से क्या हुआ, उन लोगों को जो पहले लाना पड़ता था सोना चांदी यहाँ सामान खरीदने के लिए, वो बंद कर दिया गया। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे अंग्रेज अमीर होते गए, यानी कि इंग्लैंड अमीर होते गया और भारत क्या हुआ, धीरे धीरे गरीब होता चला गया। ओके, तो सर्वप्रथम 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया, बंगाल में लागू किया गया है। किसके द्वारा लागू किया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, उस टाइम यहाँ पे जो नेतृत्व करता थे, यानी कि ग्रामीण जीवन में जो वर्चस्व स्थापित करने के नेतृत्व कर रहे थे, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्हीं के द्वारा ये लागू किया गया। अब है कि अस्थाई बंदोबस्त जो किया गया अंग्रेजों के द्वारा, इसमें क्या डिफिकल्टीज आई, क्या दोष थे। तो होता क्या था कि जो किसान थे, होता क्या था, जैसे ये जमीन का टुकड़ा हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, तो यहाँ पे किसी का भी अधिकार नहीं होता था। समाज जो था सो बटा हुआ था। शिक्षित लोग अलग थे, जो अंग्रेजों से मिले हुए थे अलग थे, नीचे तबके के किसान अलग थे। तो उन किसानों को यहाँ पे क्या देना पड़ा, 80% जो था सो अपना जितना भी खेती होता था उसका 80% उनको लोकल जो राजा थे उनको देना पड़ता था टैक्स के रूप में। ठीक है, यही हम लोग देखेंगे। दूसरा चीज है कंपनी का आय। तो बंगाल का दीवानी हासिल करने के बाद कंपनी क्या हुआ, स्वयं को एक व्यापारिक कंपनी के रूप में मानती थी।
तो व्यापारिक कंपनी का मतलब क्या हुआ, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद बंगाल में क्या हुआ, बंगाल में तो पूरा वर्चस्व स्थापित कर लिया गया पश्चिम बंगाल में, तो वहां तक अंग्रेज लोग क्या था, सिमटा हुआ था, सिर्फ व्यापारिक कंपनी ही थी, व्यापारिक कंपनी के नाम से। ये हम लोग बात कर रहे हैं 17वीं शताब्दी का, 1765 के बाद का। 1765 के पहले तो सोना चांदी लेके आता था अंग्रेज लोग, तो यहाँ पे सामान खरीद के जाता था सोना। अब हम लोग देखेंगे कि 1765 के बाद ग्रामीण जीवन पर क्या असर हुआ, ग्रामीण जीवन पर, ग्रामीण पहले क्या था, 17वीं शताब्दी से पहले क्या था हमारा, 17वीं शताब्दी से पहले बंगाल गुलाम था, मराठा गुलाम थे, पूर्वोत्तर भारत गुलाम था, उत्तर भारत गुलाम था, लेकिन ग्रामीण जीवन इससे फ्री था, अंग्रेजों के चंगुल से फ्री था। तो अंग्रेजों को लगा कि जब तक हम लोग ग्रामीणों को बंधक नहीं बनाएंगे, ग्रामीणों को गुलाम नहीं बनाएंगे, तब तक भारत में पैर जमाना मुश्किल है। अब देखेंगे 1765 ईस्वी में पहले क्या हुआ, भारतीय सामान खरीदने के लिए उनको लंदन से सोना चांदी लाना पड़ता था। इस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का दौर चल रहा था, तो औद्योगिक क्रांति का दौर चल रहा था तो क्या हुआ, इसमें निर्यात का जितना भी वस्तु था, सूती था, रेशमी कपड़ा था, इसका आयात करता था, कारीगरी करता था। तो भारतीय किसान क्या हो गए, उस कारोबार से वंचित हो गए। सिर्फ अंग्रेज को टैक्स देने के लिए, यानी कि अपना लगान चुकाने के लिए उन लोगों को अपना जमीन तक बेचना पड़ा। अब जमीन बेचने से क्या हुआ, उनको मजदूरी करना पड़ा, बाहर शहर में जाके मिल में मजदूरी करना पड़ा। मजदूरी से भी नहीं हुआ तो उन लोगों को क्या हुआ, कर्ज लेकर लगान चुकाना पड़ा। ओके, अब बंगाल पर क्या हुआ, इसका बंगाल के जीवन पर क्या हुआ। बंगाल में जो पश्चिम बंगाल में कोलकाता मेन शहर था, कोलकाता जो बसाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, वहां पे तो ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो चुकी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद उसका जो ग्रामीण जीवन था वहां पे भी असर हुआ, तो बंगाल का अर्थव्यवस्था, भारतीय बंगाल का अर्थव्यवस्था डगमगा गया। भारतीय बंगाल का कहने का मतलब है कि जो भारत के लोग थे, बंगाल दो हिस्सों में बढ़ चुका था, भारत दो हिस्सों में बढ़ चुका था, एक अंग्रेज का पार्ट, एक यहाँ के जो लोग थे वहां का पार्ट। तो ये क्या हुआ, इससे बंगाल का अर्थव्यवस्था चरमरा गया। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि 1770 में क्या हुआ कि बंगाल में अकाल पड़ गया, भयंकर अकाल पड़ा 1770 ईस्वी में। इसमें से लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए, 1 करोड़ लोग मरे, भूखमरी से 1 करोड़ लोग मरे। इसके बावजूद भी जो कंपनी थी उनको कोई असर नहीं हुआ, आम मजदूर के लिए उन्होंने कोई फंडा नहीं अपनाया, कोई व्यवस्था नहीं की। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे महलवाड़ी व्यवस्था। तो महलवाड़ी व्यवस्था क्या था, यह व्यवस्था लाया होल्ट मैकेंजी ने, होल्ट मैकेंजी तैयार किया था 1822 में। तो ये 3 जगह लागू किया, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रांत में और पंजाब में लागू किया गया महलवाड़ी व्यवस्था। अब महलवाड़ी व्यवस्था था क्या, तो महलवाड़ी व्यवस्था के तहत यही था कि पहले जो था सो अस्थाई बंदोबस्ती होता था। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। तो अस्थाई बंदोबस्त का दोष यही था कि जैसे पहले जो किसान का जमीन था, किसान मजदूर का जमीन था, वो क्या किया गया, उसको बंदोबस्त किया गया जमींदारी के द्वारा। तो जमींदार लोग क्या करते थे, जमींदार लोग जमीन का मालिकाना हक अपने पास रखते थे, किसानों से ले लिए। जैसे अभी हम लोग बोलते हैं फॉरेस्ट लैंड, जंगली वन बोलते हैं, या जो जंगली वन है जिसका अभी बंदोबस्ती कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है, अभी भी किया जाता है। तो वैसे ही वो फ्री था, वो किसी के अंडर नहीं था, किसी के सिविलाइजेशन के अंडर नहीं था, न उसमें कोई जमींदार थे, न कोई रैयत थे, न गवर्नमेंट का शासन था। तो वहां पे ग्रामीण लोग अपना खेती बाड़ी करते थे, तो उसको क्या हुआ, बंदोबस्त कर लिया गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि बंदोबस्ती किया गया और वहां पे भी मालगुजारी काटा जाता था, मालगुजारी रसीद काटा जाता था, उसमें भी कोई छूट नहीं दिया गया, उसमें भी कोई किसी प्रकार का छूट नहीं दिया गया। तो जिसके पास जमीन भी था, अपना जमीन, उन लोगों को मालगुजारी देने के लिए पैसे नहीं थे, उनसे इस तरीके से हड़पा गया। यही था हमारा अस्थाई बंदोबस्त का दोष। नेक्स्ट हम लोग जैसे अस्थाई बंदोबस्त के बाद क्या हुआ, कंपनी को लगने लगा कि राजस्व बंदोबस्त के लिए एक नया व्यवस्था का आवश्यकता है, उसके लिए महलवाड़ी व्यवस्था किया गया। अब होता क्या था महलवाड़ी व्यवस्था कि इसमें से अंग्रेज लोग खुद से नहीं लेके गांव के मुखिया के द्वारा लगान लेने लगे।
अब क्या हुआ, बहुत सारे जो किसान थे उन लोग, बहुत सारे किसान को क्या हुआ कि उन लोग लेके आते थे, जितना होता था फसल होता था उसका टैक्स उन लोगों को मुखिया को देना पड़ता। अब मुखिया के द्वारा कौन वसूलता था? अंग्रेज वसूलता था, ब्रिटिश लोग वसूलता था। तो पहले थे ये 80%, उसके बाद था 60%, तो उसमें से एक नया शासक आया, उसको 30% कर दिया। कौन सा? विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक के काल में क्या हुआ, विलियम बेंटिक थोड़ा सा रियायत दिया, सॉरी, तो 80% से कम करके क्या किया गया, 30%। विलियम बेंटिक के द्वारा जो लगान था उसको 30% कर दिया गया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हम लोग देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था सो मुनरो के द्वारा, टॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया। ये व्यवस्था सबसे पहले मद्रास और बम्बई के क्षेत्र में था, मद्रास और बम्बई के क्षेत्र में था। तो इस व्यवस्था के तहत जो रैयत लोग था उन लोगों से ये प्रूफ करवा लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ये लिखवा कर ले लिया गया था कि उनके द्वारा जो भी टैक्स वसूला जाएगा वो अंग्रेजों तक सही सलामत पहुंचे, अच्छे से पहुंचे। तो टॉमस मुनरो के द्वारा ये व्यवस्था लागू किया गया। ये सबसे ज्यादा मद्रास और बम्बई के इलाके में लागू किया गया। मद्रास में 30 वर्षों तक व्यवस्था को लागू किया गया था, 30 वर्ष तक ये चला था रैयतवाड़ी व्यवस्था। ओके, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था, जमीन धारक जो रैयत के भूस्वामी थे उनके द्वारा ये स्वीकार कराया जाता था कि लगान देने का जो शर्त है वो एक निश्चित पैमाने में होना चाहिए, एक निश्चित तय सीमा के अंतर्गत रैयत लोग को टैक्स देना पड़ता था, टैक्स पे करना पड़ता था। तो जो किसान लोग थे, जो किसान फार्मर्स थे, वो अपना टैक्स जमा करते थे रैयत के पास, और रैयत लोग क्या करता था, रैयत लोग जो था वो अंग्रेजों को टैक्स पे करते थे। ओके, तो 30 वर्ष तक मद्रास और बम्बई के एरिया में रैयतवाड़ी व्यवस्था चलाया गया, लागू किया गया। अब हम लोग देखेंगे होता क्या था कि किसान लोग अपना टैक्स दे रहे थे, इन लोगों को लगा कि नहीं, जो जरूरी है हमारे देश में यानी कि यूरोप में जो चीजें महंगी है उसका हम अपना उत्पादन करें, प्रोडक्शन करें इंडिया में। क्या होता था, यहाँ पे मजदूरी तो देना नहीं था उन लोगों को, ना मजदूरी देना था, ऊपर से उन लोगों को लगान मिल रहा था, मजदूरी देना नहीं था। लेकिन यही चीज जो था यूरोप में महंगी थी, तो उन लोगों को लगा कि अब हम महंगी चीजों का उत्पादन हम यहाँ पे करें। व्यवसायिक फसल पर उन लोगों ने जोर देना शुरू किया। व्यवसायिक फसल में सबसे पहले था नील, कपास, रेशम, दालचीनी और मसाले। तो इन सब चीजों का क्या हुआ, उत्पादन बढ़ गया। और इसमें जो सबसे ज्यादा उत्पादन उस टाइम बढ़ा, उस सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया वो था नील की खेती पे। नील की खेती में बहुत ज्यादा कमाई होता था। कपड़ा बुनकर लोग जो था, बुनकर लोग 18वीं शताब्दी में बुनकर लोग सबसे ज्यादा कपड़ा को कलर करने के लिए नील का उपयोग करता था, खास करके यूरोप जैसे देशों में। तो नील का उत्पादन यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ा, नील की खेती पर लोग जोर देने लगे। कपास जो था, कपास का भी ये यहाँ से ज्यादा महंगा था यूरोप के एरिया में, तो क्या होता था, यहाँ पे उत्पादन बढ़ा दिया गया। रेशम का उत्पादन बढ़ा दिया गया। तो ये सब क्या था, ये सब मुनाफे का सौदा था। दाल चावल के मुकाबले ये सब मुनाफे का सौदा था। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में नील उत्पादन, तो भारत में नील उत्पादन कैसे बढ़ा। भारत में नील उत्पादन का मुख्य वजह था अंग्रेजों के द्वारा व्यावसायिक खेती का आगमन, अंग्रेजों के द्वारा व्यवसाय का बढ़ाना। ओके, तो जो नील उत्पादन था वो महाराष्ट्र, बंगाल, नागपुर और पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाके, तो यहाँ पे कौन कौन से इलाके थे नील उत्पादन में, महाराष्ट्र, बंगाल, नागपुर और पश्चिम बंगाल। तो यूरोप में कपड़े को रंगने के लिए वोड नामक चीज का इस्तेमाल किया जाता था, तो अब यहाँ से नील का
ट्रांसफर होने लगा, नील का आवागमन बढ़ गया, नील का प्रोडक्शन बढ़ गया। नील का प्रोडक्शन बढ़ने से क्या हुआ, मुनाफे का फायदा लगने लगा, तो ये अंतरराष्ट्रीय बाजार बन गया, नील का अंतरराष्ट्रीय बाजार बन गया। इसी समय कुछ और अन्य देश नील का खेती शुरू कर दिया, जैसे ब्राजील में था पुर्तगाल, ब्राजील में पुर्तगाल, वेनेजुएला, इन सब देशों में क्या हुआ, नील का खेती बढ़ने लगा। वैसे ही स्पेन में, सेंट डाउक्यो में, फ्रांस में भी लोगों ने नील की खेती शुरू कर दी। तो ये नील का क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय बाजार बढ़ गया, नील का उत्पादन बढ़ गया। तो नील का उत्पादन से व्यवसाय तो बढ़ा, लेकिन इसके जगह क्या हुआ, बंजर होने लगे खेत बंजर होने से क्या हुआ, किसानों का आमदनी जो था सो रुक गया। ब्रिटेन का दिलचस्पी बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो जब दिलचस्पी बढ़ा, अंग्रेजों का दिलचस्पी बढ़ा व्यवसायिक खेती की ओर, व्यवसायिक खेती में सबसे ज्यादा नील का वर्चस्व हो गया उस टाइम। तो रैयत जमीन पर भी उन लोगों ने क्या किया, खेती का उत्पादन बढ़ने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुआ, अंग्रेज लोग के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसमें जुड़ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के जुड़ने के साथ जो उन लोगों को लगान मिलता था, उसके जगह उन्होंने क्या किया, नील की खेती शुरुआत करवाई। नील का व्यापार में भारी मुनाफा होता था अंग्रेजों को, और उसका पूरा यूरोप का बाजार था। अब 18वीं सदी में क्या हुआ, बंगाल में पूरा नील की खेती बढ़ गई, बंगाल में नील की खेती बढ़ गई, बंगाल में नील की खेती बढ़ गई। तो जब बंगाल में नील की खेती बढ़ गई तो रैयत जमीन पे भी उपजाने लगा। उपजाने से क्या हुआ, वहां के जो निजी जैसे यहाँ पे होता क्या है कि जैसे हमारे झारखंड में हम लेते हैं, अभी प्रेजेंट का हम एग्जांपल देते हैं, जैसे टमाटर का खेती होता है हमारे राज्य में, तो यहाँ के लोग नहीं करके जो रैयत हैं, जिनके पास भारी मात्रा में जमीन है, अपना फार्म है, वो क्या करते हैं, बंगाल के लोगों को दे देते हैं, लीज पर हम लोग दे देते हैं, बंगाल के लोगों को दे देते हैं। तो बंगाल के लोग क्या करते हैं, या फिर बाहर से बहुत सारे राज्य से लोग आकर यहाँ टमाटर की खेती करते हैं। ओके, तो ये होता है निजी जमीन जिनका है, उन्होंने क्या किया, लीज पर दे दिया दूसरे राज्य को लोगों को। वैसे ही नील का खेती जब बढ़ा तो बहुत सारे बगान मालिक थे, निजी जमीन के मालिक थे, उन लोगों ने खेती बढ़ाया। अब जिनके पास जमीन कम पड़ गई, उन्होंने क्या किया, लीज पर जमीन लिया, लीज पर जमीन लेके खेती बढ़ाया। ओके, तो नील का खेती क्या था, पूरा अपना जमीन पर पसार चुका था। उसके बाद आता है हमारा नील विद्रोह। नील विद्रोह हमारा चला था 1859-60 में। ये हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 1859-60 में नील विद्रोह। पॉइंट हम लोग देखते हैं कि नील विद्रोह क्या था। तो नील विद्रोह 1859-60 में भारतीय रैयत के द्वारा, भारतीय किसानों के द्वारा शुरू किया गया पहला किसान आंदोलन था। ये पूरी 1 साल तक चला। इसमें क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम दोनों पार्टिसिपेट किए। इसमें एक सदस्य बनाया गया, आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में 4 सदस्य थे, 4 सदस्यों का आयोग गठित किया गया। ये आयोग क्या करता था कि जितने भी ग्रामीण इलाका में किसान थे, उन लोगों को जागरूक करने का काम करता था। बंगाल के किसानों को, बंगाल तक ये बढ़ पहुंच गया आंदोलन, बंगाल के ग्रामीण इलाके तक पूरा पहुंच गया आंदोलन। उसके बाद क्या हुआ 1859 में बहुत सारे जो रैयत लोग थे, जो जमींदार थे, उन लोगों ने टैक्स पे करने से मना कर दिया। रैयत और जमींदार लोग थे, वो क्या किए, अंग्रेजों को टैक्स देने से मना कर दिया गया। मना करने के बाद ये विद्रोह में बदल गया। विद्रोह होने के बाद क्या हुआ, 1860 में 4 सदस्यीय नील आंदोलन का सदस्य बनाया गया आयोग को गठन करके। अब ये बगान पश्चिम बंगाल से छोड़ के वहाँ के जो नील के खेती के जो सपोर्टर थे, वो पश्चिम बंगाल से कहाँ पलायन कर गए, झारखंड बिहार की ओर नील की खेती के लिए। अब हम लोग देखते हैं नील की खेती कैसे की जाती थी, नील को कैसे बनाया जाता था। तो इसका 3 स्टेप था। जैसे अभी इडली का सांचा बनाया जाता है, इडली का बर्तन में 3 बर्तन बनाया जाता है, नीचे हीट देते हैं फर्स्ट में जो बॉयल पार्टिकल रहता है पहला बर्तन में, वो भाप के थ्रू दूसरा रंग बन के और तीसरा डस्ट पार्टिकल को बाहर निकालता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में ये देखेंगे कि झारखंड और बिहार में कैसे अंग्रेजों का आगमन हुआ और यहाँ कितने विद्रोह किए गए। ओके, थैंक यू।